इस साल आईएएस के इम्तिहान में यमुनानगर की डॉक्टर शीना अग्रवाल टॉपर बनी है। साल की यूपीएससी परीक्षा के नतीजे घोषित हुए हैं और उसमें डॉक्टर शीना अग्रवाल ने बाजी मारी है। शीना अग्रवाल इस बार सिविल सेवा परीक्षा की टॉपर हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा की 2012 बैच की टॉपर डॉक्टर शीना अग्रवाल हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली शीना अग्रवाल ने ऑल इंडिया में पहले स्थान पर जगह बनाई है। टॉपर्स का माइंडसेट कुछ अलग होता है। आई थिंक वो से तो मैं क्रेडिट दूंगी कि वो तो भगवान की कृपा है। जेंजी जो आजकल है, मतलब उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। तो ये जेंजी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है एंड ये अच्छी बात है कि उनको बेटर एक्सपोजर है। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, डर लगता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं निकल पाए तो हम क्या करेंगे। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है ना, इसकी जर्नी इतनी लंबी है कि एक बैच एक एग्ज़ाम का पूरा कोर्स कम से कम 2 साल लेता है। क्या मैंने ठीक चॉइस की है? कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गई हूँ? जब मेरा सिलेक्शन भी हो गया, कई बार मुझे ये सवाल लोगों ने किया कि जी आपने फिर एक मेडिकल की सीट क्यों वेस्ट की। आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं ये लोग, इनका बैकग्राउंड ज़्यादातर डॉक्टर या फिर इंजीनियरिंग का रहा है। कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस इतने हो गए हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स 1 साल में बहुत निकलते हैं। आपने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे कोई स्टडी आवर्स फिक्स किए थे डेली रूटीन में? स्टडी आवर्स मैं फिक्स करती थी, बट स्टडी आवर्स से ज़्यादा मैं अपना टारगेट फिक्स कर लेती थी। और ऑल इंडिया रैंक 1 लाने में आंसर राइटिंग का कितना बड़ा फैक्टर था? यूपीएससी आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट करना चाहता है। इंटरव्यू में कहा जाता है कि नॉलेज से ज़्यादा पर्सनालिटी जज की जाती है। उन दिनों एक टीवी पे एक सीरियल आता था बालिका वधू के नाम से, तो दैट वाज अबाउट चाइल्ड मैरिजेस। मुझसे उस बारे में सवाल किया। तो क्या आप भी वही ठेठ हरियाणवी लड़की हैं, या कभी ऐसा हुआ है ऑन ड्यूटी कि कभी गुस्से में किसी को हरियाणवी में ही कुछ सुना दिया हो? या अनफॉर्चुनेटली नहीं। माँ तो माँ ही है, चाहे वो आईएएस हो चाहे कोई भी हो। माँ का रोल तो कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। क्या इंडिया में वुमेन सेफ है? ये हमेशा से एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईवोक इंडिया पर, और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं आईएएस शीना अग्रवाल जी, जो कि 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। हमेशा से टॉपर रही हैं, स्कूल में पहले टॉपर रहीं, फिर एंट्रेंस मेडिकल एग्जाम में टॉप किया, फिर यूपीएससी में भी टॉप किया और रैंक 1 उनकी आई। तो प्रिपरेशन की उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या माइंडसेट रहा, ये जानेंगे एस्पिरेंट्स के लिए। साथ ही जानेंगे कि उनकी अभी तक की जर्नी कैसी रही, अभी तक का एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका ईवोक इंडिया पर। थैंक यू। स्कूल में आप हमेशा से टॉपर रही हैं, फिर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में भी आपने टॉप किया, फिर यूपीएससी में भी आपकी रैंक 1 आई, जो कि वाकई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना ही एक बड़ी बात है और उसमें रैंक 1 लेकर आना। तो कुछ तो बहुत ही अलग किया होगा आपने अपने प्रिपरेशन में। तो क्या स्ट्रैटेजी रही, या फिर क्या टॉपर्स का माइंडसेट कुछ अलग होता है? अब आपने जिस हिसाब से बोला, मतलब कि यहाँ भी रैंक 1 रही, यहाँ भी रैंक 1 रही, आई थिंक वो से तो मैं क्रेडिट दूंगी कि वो तो भगवान की कृपा है। बट हाँ, हमारी तरफ से जो हम कर सकते हैं, या जो मैंने किया कि अपना एफर्ट पूरा डाला हर तरह से, हर टाइम पे, हर एग्ज़ाम में। हर एग्ज़ाम की एक स्ट्रैटेजी होती है, तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझो, अपनी कमज़ोरियों को समझो, अपनी कमज़ोरियों पे काम किया। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो डेडिकेटेड मेहनत लगातार की, वो काम की, साथ में आयल से कि मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट था, उनका योगदान उसे तो कभी मिस ही नहीं कर सकते हैं। एंड गॉड्स विल कि आज यहाँ पे हैं। अक्सर सभी लोग कहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो बोलते हैं अपनी मेहनत तो होती ही है साथ में, लेकिन एक लक फैक्टर काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो मतलब आप उस पर बिलीव करती हैं? डेफिनेटली। अब मैं कहूँगी कहीं ना कहीं एक लक फैक्टर तो है, बट सिर्फ लक फैक्टर आपको उस जगह पे नहीं पहुँचा सकता है। कई लोग हैं, हम देखते हैं बहुत मेहनत करते हैं, बट कई बार कोई चांस ख़राब हो जाए, आपकी साल भर की मेहनत एक दिन में आपके उस काम में डिपेंड करती है। बट हाँ, अगर किसी ने मेहनत की है और एग्ज़ाम वाले डे या डी डे जैसे हम कहते हैं, तो उसी कॉन्फिडेंस से, पीस ऑफ माइंड से वो अपनी वो मेहनत निकाल पाए उस पेपर में, तो कहीं ना कहीं उसका फल ज़रूर मिलता है। जब आपने रिजल्ट अपना चेक किया, जब आपको पता चला कि आपकी रैंक 1 आई है, तब कैसा रिएक्शन था? या फिर हमेशा से टॉपर रही हैं तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं था? नहीं, डेफिनेटली। मतलब रैंक 1 तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता है। जैसे आपने कहा कि हाँ, यही होता है, सिलेक्शन हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो येस, इट वाज वेरी शॉकिंग। एंड
मुझे इत्तेफ़ाकन मुझे कुछ टाइम पहले पता चल गया था 1-2 सोर्सेज़ से कि ये रिज़ल्ट है। नहीं तो शायद एग्ज़ाम पे मैं उसे बिलीव ही नहीं करती कि जी ये सही भी है या किसी ने मुझे फ़ेक तो नहीं दिखाया, कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा है। बट हाँ, इट वाज़ वेरी शॉकिंग एंड अ प्लेज़ेंट शॉक, अ प्लेज़ेंट सरप्राइज़ आई विल से। लेकिन जब आपने एग्ज़ाम दिया था, जब आपका सब कुछ इंटरव्यू वगैरह हुआ, तो एक गट फीलिंग भी होती है कि हाँ, मतलब थोड़ा-सा खुद को लगता है कि खुद के अंदर झाँकने वाली चीज़ कि हमें पता है कि हमारा क्या आने वाला है। तो ऐसा कुछ था आपके साथ कि आपको पता था कि हाँ बहुत अच्छा एग्ज़ाम क्लियर होगा लेकिन रैंक भी बहुत अच्छी आएगी? मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे हुए थे। मेरा उससे पिछले साल रेवेन्यू सर्विसेज़ में सिलेक्शन हो चुका था एंड मैं इस थर्ड अटेम्प्ट के बाद मैं ऑलरेडी रेवेन्यू सर्विसेज़ की ट्रेनिंग कर रही थी। तो मुझे इतना पता था कि मेरे सेकंड अटेम्प्ट में जिसमें मेरा रेवेन्यू सर्विसेज़ में सिलेक्शन हुआ था, जो मेरी कमियाँ रह गई थी, मैंने उन पे काम किया था। तो मुझे इतना पता था कि मैं अपना बेस्ट दे चुकी हूँ, शायद इससे ज़्यादा मतलब वो नहीं है। तो मेरे अंदर वो सैटिस्फैक्शन थी कि कहीं ये गिल्ट नहीं था कि शायद मैं ये कर लेती या शायद वो कर लेती। हाँ, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा होता है बट मैं अपना बेस्ट कर चुकी थी, तो मुझे इसके बाद था कि आगे लक फैक्टर है कि जो भगवान की मर्ज़ी आएगी। हम लोग स्कूल टाइम से ही सोचते हैं कि हमें क्या बनना है, और स्पेशली जो टॉपर हो वो तो हमेशा से उनका माइंडसेट होता है कि ये रोड मैप है, हमें हाँ ऐसे ऐसे यही करना है। जो थोड़े एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनका इतना ना होता हो, उनका गो विद द फ्लो बेशक चलता हो, लेकिन जो टॉपर्स हैं उनका तो एकदम क्लियर होता है। तो आपके मम्मी पापा जो हैं वो डॉक्टर थे, डेंटिस्ट थे, तो आपका भी था कि मतलब डॉक्टर बनना है या सिविल सर्विसेज में जाना है, या एम कुछ और था? अ, बहुत फ्रैंकली बताऊँगी, स्कूल टाइम पे हमें नहीं पता होता कि आईएएस क्या है या किसने क्या करना है, एटलीस्ट मुझे नहीं पता था। आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा अवेयर है, मतलब हम जेन ज़ी की बात करें, दे आर मच मोर अवेयर, उन्हें पता होता है एग्ज़ैक्टली हमने क्या करना है। मैं एक छोटे शहर से, एक मीडियम नॉर्मल सिटी से, मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ। तो आई थिंक जब मैं पढ़ती थी स्कूल में, हमारे टाइम पे तो यही होता था कि बेटा जो करना है उसमें अच्छे से मन लगा के करो, अच्छे से मेहनत करो, ताकि आप जो करो उसमें आपको सक्सेस मिले। तो क्योंकि मेरे पेरेंट्स डॉक्टर थे, मैंने उस फील्ड को देखा था, इसलिए मैंने मेडिकल लाइन चुनी। उसमें मेरा पहले टारगेट था कि अच्छा एक कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, अच्छी जगह से कर ले, एंड उसके बाद जहाँ ज़िंदगी लेके जाएगी उस ओर देखेंगे। जैसे जेन ज़ी की आपने बात की, तो जेन ज़ी जो आजकल हैं मतलब उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, एकदम वाइड है सब कुछ कि वो कुछ भी, और लेकिन वो उनका कहना है कि अब वो गवर्नमेंट जॉब पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि इतना पेशेंस उनके अंदर कह लो कि नहीं है। तो और दूसरा, अब जो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है तो वहाँ भी उनका काफ़ी ज़्यादा झुकाव हो गया है। बाकी दूसरा उनका रहता है कि या तो फिर कुछ अपना शुरू करना है या तो फिर कोई अच्छी प्राइवेट जॉब ही करनी है। तो उस पर आपका क्या कहना है? आई थिंक ये पर्सनल चॉइस है, मतलब मैं कोई भी चॉइस को सही या गलत नहीं करूँगी। काम वो करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, लाइन वो पकड़िए। किसी भी सिर्फ कहने से कि गवर्नमेंट जॉब ही अच्छी है या प्राइवेट सेक्टर में ही जाओ, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। आप जहाँ पे आपका मन है, आपका झुकाव है, जो आप इंटरेस्ट से करेंगे वो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, उसमें आप अपना 100% दे पाएंगे। तो येस, जेन ज़ी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है एंड ये अच्छी बात है कि उनको बेटर एक्सपोजर है। आज की जनरेशन में आई थिंक लोग अपने करियर चॉइस, अपने इंटरेस्ट्स को देखते हुए सब कुछ चूज़ करते हुए करते हैं एंड बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, विच इज़ गुड। तो उसमें उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए, अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करते हुए, अपने इंटरेस्ट्स देखते हुए अगर लोग अपना सही करियर पाथ चुने तो उनमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। आप डॉक्टर बैकग्राउंड से हैं, जैसे आपके मम्मी पापा डॉक्टर हैं, फिर आपने भी एम्स से एमबीबीएस किया, उसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपने टॉप किया था। तो फिर आपने डॉक्टर की, मेडिकल की प्रैक्टिस छोड़ के, क्विट करके आपने फिर प्रिपरेशन शुरू की यूपीएससी की। तो ये सडन स्विच का क्या रीज़न रहा? ये सडन स्विच कहीं ना कहीं जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई करते हुए एक्सपीरियंस हुआ, मैंने देखा, एक्सपोजर हुआ, क्योंकि मैंने एम्स से मेडिकल की थी, डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, वहाँ एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिलता है। तो मैंने कई स्टेट से हर तरह के लोगों को आते हुए देखा। लोग सुबह 3 बजे, पेशेंट्स सुबह 3 बजे लाइन लगा लेते हैं, आप मानेंगे कि जी अगले दिन मुझे डॉक्टर को दिखाना है, मैं कार्ड बना सकूं। तो कहीं ना कहीं एक ये लगा, दूसरों से बात की कि अगर हम कुछ बेहतर कर पाएंगे, मे बी एक ही ऑप्शन है जिसमें सोसाइटी के लिए एज अ होल एक ज़्यादा बड़े स्तर पे काम करने का चांस मिले।
सो यही सोच के एंड पेरेंट्स से डिस्कस किया, उन्होंने इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट उनका बहुत बड़ा फैक्टर था कि मैंने ये एग्ज़ाम देने की हिम्मत की, क्योंकि ये एक वो जर्नी है, ये एग्ज़ाम देना कि बहुत मुश्किल है, उस जर्नी में एंटर करना ही बड़ा मुश्किल लगता है। तो उन्होंने हिम्मत दी, सपोर्ट दिया, गाइड किया। उस बेसिस पे फिर मैंने एक बार डिसाइड किया कि चलिए इस जर्नी में एक स्टेप लेते हैं एंड उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा, और लड़कियों की सक्सेस में तो वैसे ही बहुत मेजर रोल रहता है फैमिली का सपोर्ट जो होता है, क्योंकि अगर उनको फैमिली की तरफ से सपोर्ट ना मिले तो लड़कियों पे तो वैसे ही इतनी सारी जो फाउंडेशन सेट हो जाती हैं तो वो उसी में वो कहीं ना कहीं रह जाती है। और अभी भी आज के समय में भी बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं। तो अगर किसी एक को अगर आपको क्रेडिट देना हो कि आपकी जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट जिसका रहा, तो वो क्रेडिट आप किसको देंगी? मेरी मदर को, मेरी मदर को। माँ के बिना आई थिंक मदर तो जितना हमारे लिए करती है कोई भी और कुछ नहीं कर सकता है, उतना तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो हर स्टेप पे रात रात पढ़ाई करते हुए 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक हमेशा उन्होंने हर चीज़, हर पल साथ दिया, हमेशा सपोर्ट किया। आई थिंक मैं मैक्सिमम क्रेडिट अपनी माँ को दूँगी। कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे जब आप थोड़ा सा इमोशनली या फिर थोड़ा सा मेंटली वीक हुई हों, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हो? कोई ऐसा एक पर्टिकुलर इंस्टेंस तो नहीं, बट बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, डर लगता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं निकल पाए तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने किसी भी टाइम हमेशा मतलब कहा कि टेंशन मत लीजिए। जब मैं कॉलेज में थी, मैंने दिल्ली में रह के, अपने हॉस्टल में रह के तैयारी की, पढ़ाई की। उन्होंने कई-कई दिन मेरे पास आके बिताए, मेरे साथ लगाए, घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, सिर्फ़ इसलिए कि मैं कमज़ोर ना पड़ूँ, मुझे स्ट्रेंथ देने के लिए। एस्पिरेंट्स के लिए एक ये भी बहुत बड़ा रहता है कि मतलब मेंटली खुद को कैसे स्ट्रांग रखें, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर्स उनके पास होता है, चाहे फिर वो फैमिली की तरफ से हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, और खुद की भी एक्सपेक्टेशंस होती है। आपका भी जैसे 3rd अटेम्प्ट में क्लियर हुआ तो आपने भी वो सारी चीज़ें फील की होंगी। तो अभी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या एडवाइस करेंगी कि कैसे खुद को मेंटली स्ट्रांग रखें? ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं कहूँगी, क्योंकि अगर जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं ना, इसकी जर्नी इतनी लंबी है कि एक बैच, एक एग्ज़ाम का पूरा कोर्स कम से कम 2 साल लेता है। प्रीलिम तैयारी शुरू करते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, रिज़ल्ट आने तक। एंड मेरे साथ भी ये हुआ, मैंने भी ये फ़ील किया कि आप 2 साल में देखते हो उस जर्नी के दौरान आपके पीयर्स, आपके साथ के कलीग्स, आपके साथ के कॉलेज से निकले, कोई कहीं पहुंच जाता है, किसी ने कहीं प्राइवेट जॉब ले ली, किसी ने कहीं अपना बिजनेस शुरू कर लिया, कोई कहाँ सक्सेसफुल हो गया। तो उस हर स्टेप पे लगता है कि अच्छा, कहीं अगर मैंने ठीक चॉइस की है, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गई हूँ। बट उस सारे टाइम पे हिम्मत बनाए रखना, अपने आप को बैलेंस रखना, एंड क्योंकि ये लंबी जर्नी है तो पढ़ाई के साथ साथ अपना कोई भी जो भी इंटरेस्ट है, कुछ ना कुछ करते रहना, जिससे हमारी बॉडी फिजिकली, मेंटली हर तरह से एक्टिव रहे, वो बहुत ज़रूरी है। वहीं अब जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अगर 2 से 3 अटेम्प्ट वो दे चुके हैं लेकिन अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और अब वो थोड़ा सा डगमगा रहे हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना है, कि क्वेश्चन मार्क उनके आगे आ गया है कि अब कुछ बैकअप प्लान कर लिया जाए, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि मतलब बैकअप प्लान उन्हें अब कर लेना चाहिए या फिर अभी भी सिर्फ एक ही पे कॉन्सेंट्रेट करें? ये डिपेंड करता है, मतलब ये हर पर्सन की इंडिविजुअल चॉइस है, क्योंकि हर साल कितने लाख एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, पर हर कोई अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं हो पाता, नहीं हो सकता, बहुत ही लिमिटेड इसमें ऑप्शंस हैं। तो हाँ, जितने लोग नहीं कर पाते कई मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी, वो कहीं ना कहीं तो सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट हाँ, उस बारे में क्या उन्हें लगता है, उनकी अपनी कमी, स्ट्रेंथ, अपना रिजल्ट एनालाइज करके कहाँ कमी रह रही है, ये सबको इंडिविजुअल कॉल लेना पड़ेगा। इसमें कोई एक वन फिट्स ऑल वाला सॉल्यूशन नहीं हो सकता। मतलब लेकिन हाँ, कि अगर बैकअप प्लान ज़रूरी है, इस पे आप बिलीव करती हैं कि होना चाहिए कि नहीं? हाँ, इवेंचुअली मतलब अगर 5 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और सिलेक्शन अल्टीमेटली सारी सर्विसेज मिला के कुछ हज़ार का ही होना है, तो बाकी जितने बच गए उनको ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस तो देखने ही पड़ेंगी। एंड इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इसे कभी भी उस वे में नहीं मारना चाहिए कि मैं हार गया, मैं नहीं कर पाया। सो इट इज़ जस्ट कि आपने एक जर्नी में लिया, अटेम्प्ट किया, एंड उस जर्नी में, इस एग्ज़ाम के पार्ट में हम बहुत कुछ सीखते हैं।
इसकी तैयारी में ही बहुत कुछ सीखता है जो आगे हेल्प करेगा जिस साइड भी या जिस करियर ऑप्शन को भी एक आदमी चूज करता है। तो इसे एक लर्निंग फेज लेके उस हिसाब से अपने आगे का फ्यूचर प्लान करना चाहिए, रादर देन एक फेलियर मान के निराश होने की जगह। और अभी जो मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल फील्ड से हैं, आप भी मेडिकल से ही रही हैं, आपका मेडिकल बैकग्राउंड रहा है, तो अगर वो बच्चे, वो एस्पिरेंट्स अगर वो चाहते हैं कि यूपीएससी के लिए उन्हें प्रिपेयर करना है, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या सजेस्ट करेंगी? डेफिनेटली इसमें कोई हर्ज नहीं है, मतलब कर सकते हैं। इसमें जब मैं प्रिपेयर कर रही थी या जब मेरा सिलेक्शन भी हो गया, कई बार मुझे ये सवाल लोगों ने किया कि जी आपने फिर एक मेडिकल की सीट क्यों वेस्ट की? तो उसमें मैं कहूँगी कि रादर देन उससे उस तरह से देखने की जगह अपना नज़रिया बदल के हम इसे इस तरह से देखें कि ये सर्विस एक ऐसी है कि यहाँ पे जनरलिस्ट्स होते हैं जिन्हें हर तरह का काम करना है, हर महकमे से रिलेटेड काम करना है, डॉक्टर्स का भी काम देखना होता है, इंजीनियरिंग का भी काम आ जाता है, पढ़ाई का भी आता है, टीचर का भी आता है। सो इस सर्विस की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे हर फील्ड से लोग आए हुए होते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस लेके आते हैं, जिसके कारण ये सर्विस इतनी एनरिच्ड है और हर तरह के चैलेंज में हम काम कर पाते हैं। तो यस, मेडिकल एस्पिरेंट्स इस ऑप्शन को भी कंसिडर कर सकते हैं, पर करते हुए अपना माइंडसेट देखें, अपना जो रिक्वायरमेंट है या अपनी पर्सनालिटी, उनकी क्या इच्छा है। कई लोग स्पेशलिस्ट बन के मेडिकल फील्ड में ही आगे करना चाहते हैं, उन्हें उस तरफ करना चाहिए। जो अपना कोई एक्सप्लोर करना चाहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आना चाहता है, उसके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। एंड करते हुए आगे जब कोई अगर आने का सोचेगा तो अगला सवाल आएगा जी तैयारी कैसे करनी है। तो मेडिकल साइड से तैयारी के लिए कोई बहुत स्पेसिफिक या डायरेक्ट कोचिंग या वो नहीं है। उसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के मुताबिक, अपने देख के, पुराने देख के, एग्जाम्स के देख के, उसके हिसाब से करना होगा। आपने जैसे बताया सर्विस में अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं और अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैंने अभी तक जितने पॉडकास्ट किए मैंने उस पर ये नोटिस किया कि मतलब ज़्यादातर जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये लोग, इनका बैकग्राउंड ज़्यादातर डॉक्टर या फिर इंजीनियरिंग का रहा है। इसकी ऐसा वजह नहीं है। मुझे नहीं समझ आती, तो मैं वो जानना चाहूँगी, आपको कुछ पता हो तो आप बताइए कि क्या वजह हो सकती है इसके पीछे। इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा है, बट आई थिंक उसका सिंपल रीज़न ये होगा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस ही इतने हो गए हैं कि हमारे सर्विस में या हमारे देश में हम कहें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एक साल में बहुत निकलते हैं। आप उस रेशियो में देखेंगे तो आई थिंक वो एक कारण हो सकता है। अदरवाइज हमारी सर्विस में आईएएस में लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स के अलावा ह्यूमैनिटीज से हैं लोग, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स से हैं, कई सीएज हैं जो इस सर्विस में हैं। तो आई थिंक हर सर्विस के हर तरह के लोग आते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि जैसे मैं जितने वो मैंने एक हो सकता पॉडकास्ट है, किए, हाँ, coincidence उसका रहा हो परसेंटेज आपका। देखा जाए तो मुझे ज़्यादातर सारे मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग तो अब बैकग्राउंड से ही आपको मिले। इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को छोड़ के दूसरों का पॉडकास्ट करना हाँ, चाहिए। वो आगे हम प्लान करेंगे अब वैसा। आपने जैसे लाखों लोगों को पीछे छोड़ के रैंक 1 आपकी आई, तो एस्पिरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है आपसे ये सब सवाल करना कि आपकी प्रिपरेशन कैसे हुई थी, क्या स्ट्रैटेजीज़ आपकी रही थी। तो शुरुआत स्टेप बाय स्टेप इस पर बात करेंगे। शुरुआत यहाँ से करेंगे कि जब आपने प्रिपरेशन का सोचा तो आपने इसके सिलेबस को या फिर सोर्सेज को कैसे समझा, या फिर कोई एस्पिरेंट शुरू करता है तो वो कहाँ से उसको शुरुआत करनी चाहिए? सबसे पहले तो जिसने भी शुरुआत करनी है, मेरी एडवाइस यही होती है कि अपना रोज़ का क्या हो रहा है दुनिया में, वर्ल्ड में, इंडिया में, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो मेरा ये एडवाइस सबको ये होती है, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। न्यूज़पेपर पढ़ना, उसकी आदत डेवलप करना और कैसे उसे पढ़ना है, उसमें से कैसे रेलेवेंट चीज़ें निकालना है, वो भी एक आर्ट है जो करते करते ही एक एस्पिरेंट सीख पाता है। मुझे ये चीज़ सीखने में 2 महीने लगे कि न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए उसमें से क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे रिटेन करनी है, समझनी है, आगे के लिए रखनी है, जो मैं कहीं यूज़ करूँगी, और उस सबको एनालाइज करके समझना। तो मेरे पहले ही एडवाइस होती है न्यूज़पेपर, या आजकल तो कई तरह के जनरल नॉलेज की मैगजीन्स आ गई हैं। आजकल तो इंटरनेट पे हर तरह की न्यूज़ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, सारी कुछ सुविधा अवेलेबल है। तो आई थिंक जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद अगर जब डिटेल्ड सिलेबस की बात आती है तो मेरी स्ट्रैटेजी तो ये थी
कि मैंने सारा सिलेबस एनालाइज किया, पुराने साल के पेपर्स एनालाइज किए, उनके ट्रेंड्स को समझा और उसके बेसिस पे जो सिलेबस था उसको डिवाइड करके देन अपना प्रिपरेशन शुरू की। आपने जैसे बताया कि न्यूज़पेपर का, और ये हर एस्पिरेंट को बताया जाता है कि जनरल नॉलेज काफ़ी ज़रूरी है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए। और मेरा ये सवाल था अभी जो आपने बताया कि न्यूज़पेपर भी कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, वो भी एक आर्ट है। और वो आपको भी सीखने में आपको टाइम लगा। तो मैं वो चाहूँगी आप एस्पिरेंट्स को कुछ टिप्स देना चाहें तो आप वो टिप्स उनको दें। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, क्योंकि मैं जैसे मेडिकल फील्ड से आई थी, तो एज डॉक्टर्स हम बहुत टेक्नोक्रेट्स होते हैं, हमारा सिर्फ काम उसी से होता है बुक्स पढ़ना। नॉर्मली वर्ल्ड में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स और दूसरे इश्यूज, इकोनॉमिक्स में लेटेस्ट क्या इश्यूज चल रहे हैं, यूजुअली वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। और ऐसे हर एस्पिरेंट आई थिंक जो सबको अपनी अपनी फील्ड का पता होता होगा क्या चल रहा है, नॉट एवरीवन इज़ अवेयर अबाउट एवरीथिंग। तो न्यूज़पेपर्स पढ़ना, एक तो लेटेस्ट हर स्फेयर में इंटरनेशनली नेशनली क्या इश्यूज़ हैं, पॉलिटिक्स में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, क्या लेटेस्ट पॉलिसीज़ चल रही हैं, कोई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक अफेयर्स जो इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में जानकारी होना। एंड देन फैक्ट से ज़्यादा क्या पॉलिसी डिस्कशंस चल रही हैं, उन पे क्या आजकल डिस्कशंस हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स पढ़ना, जो ओपेड्स पढ़ना है, उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन बनाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते एक वो माइंडसेट बनता है। पहले बेसिक इशू, हर इशू का बेसिक समझें, उसके फैक्ट्स ब्रॉडली पता हों, एंड देन टू फॉर्म एन ओपिनियन, टू अंडरस्टैंड द इश्यूज, एंड उसमें अपना एक माइंडसेट बनाना, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। अगर जैसे कोई एस्पिरेंट है, उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ उसको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, और जैसे जनरल नॉलेज वाला जो आपने बताया उसने वो सब भी मान लिया, उसके बाद लेकिन उसको 6 महीने की स्टार्टिंग की जो उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रिपरेशन की, वो क्या होनी चाहिए? आई थिंक स्ट्रैटेजीज की एक बार उसने जब शुरू कर लिया, अपना जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो एग्ज़ाम डे तक, लास्ट दिन तक चलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। उस पे तो कॉन्टिन्यूस काम करना होगा। एंड बाकी सब्जेक्ट्स अपना का टाइम, आपके पास कितना टाइम है उसके हिसाब से डिवाइड कर लीजिए, गिविंग योरसेल्फ सफिशिएंट टाइम कि आप एंड में एक बार सब कुछ एक बार या 2 बार रिवाइज कर पाएँ। जैसे एस्पिरेंट्स होते हैं बहुत सारे, वो रिसोर्सेज को इकट्ठा करते रहते हैं कि हाँ हमें ये भी पढ़ लेना है, हमें ये भी पढ़ लेना है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग लिमिटेड सोर्सेज और रिवीजन का बैलेंस क्या होना चाहिए? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मल्टीपल चीज़ें, आई एम श्योर मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा था, एंड किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है सब कुछ पढ़ना, क्योंकि आज की डेट में स्पेशली नॉलेज इज़ एक्सपैंडिंग सो रैपिडली एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज इज़ सो हाई। इंटरनेट इतना ज़्यादा अवेलेबल है, तो क्या पढ़ना, किस पे फोकस करना, और क्या चीज़ है जो कम इम्पॉर्टेंट है जिसे हम लेटर ऑन के लिए छोड़ दें, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो। और जो पढ़ लिया, एक बार पढ़ के आई एम श्योर फैक्ट्स रिवाइज करना, याद रखना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो कई चीज़ें दोबारा सोचना, रिवाइज करना, एंड उन पे अपना ओपिनियन बनाना। यूपीएससी का एग्ज़ाम आपकी मेमोरी नहीं जज करता है कि आपने कितने फैक्ट्स आपको याद हैं, एंड इनफैक्ट फॉर दैट मैटर आज की डेट में सबके पास फ़ोन, सबके पास सारा डाटा कॉन्टिन्यूसली एवरी टाइम 24/7 अवेलेबल है। तो ये एग्ज़ाम आपकी एनालिटिकल पावर जज करना चाहता है कि आप किसी सिचुएशन को, किसी प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज करके उसमें कोई सजेशंस दे सकेंगे, कोई सोल्यूशन निकाल सकेंगे। सो दैट इज़ व्हाट हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। आपने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे कोई स्टडी आवर्स फिक्स किए थे डेली के, डेली रूटीन में, या फिर क्या रूटीन रहता था आपका? हाँ, मतलब स्टडी आवर्स मैं फ़िक्स करती थी, बट स्टडी आवर्स से ज़्यादा मैं अपना टारगेट फ़िक्स कर लेती थी कि से मैंने एक टॉपिक उठाया है, शुरू किया है, और मैंने 2 दिन में या 4 दिन में या कितने टाइम में ये टॉपिक ख़त्म करना है। तो उस हिसाब से मैं अपना टाइम डिवाइड कर देती थी। और ऑल इंडिया रैंक 1 लाने में आंसर राइटिंग का कितना बड़ा फैक्टर था, इसको या कैसे इम्प्रूव किया? बहुत ज़्यादा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने किए, तो उसमें एक आईपीएस का कहना था कि प्रिपरेशन पर ही कि बहुत ज़्यादा नॉलेज होना भी एस्पिरेंट्स के लिए दिक्कत करता है, क्योंकि अगर जैसे वो कोई क्वेश्चन आया उसके बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा पता है, तो उसी में लग जाएंगे, उससे बाकी जो क्वेश्चन है उस पर
उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही नॉलेज आपको है, बट वो नॉलेज आपको एग्जामिनर को बताना है, अपने फैक्ट्स प्रेजेंट करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको अपना एक तो हर आंसर को स्ट्रक्चर करना होगा प्रॉपरली। एंड अगेन, जैसे मैंने कहा, यूपीएससी आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट करना चाहता है, वो आपकी नॉलेज भी टेस्ट करना चाहता है, बट उससे ज़्यादा एक एडमिनिस्ट्रेटर में जो रिक्वायरमेंट है कि एनालिटिकल एबिलिटी, वो टेस्ट करना चाहते हैं। तो आप नॉलेज के साथ हर आंसर में कोशिश कीजिए कि उसे कंक्लूड करके अपना अगर कोई एनालिसिस कर सकते हैं, कंक्लूजन दे सकते हैं, उस पे ज़रूर फोकस करें। तो आई थिंक ये एक चीज़ है जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ, टाइम के अंदर हर आंसर करना, अपना टाइम डिफरेंट क्वेश्चंस में डिवाइड करना ताकि आप अपना एग्ज़ाम पूरा कर पाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो सभी एस्पिरेंट्स को करनी चाहिए। और अगर हमारा जैसे कोई आंसर है उसको इम्पैक्टफुल हमें बनाना है, तो कौन सी वो 3 चीज़ें होंगी जो हमें ध्यान रखनी चाहिए? एनालिसिस, कंक्लूजन एंड गुड रीजनिंग। दैट इज़ मस्ट। हर आंसर में ये ज़रूर होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर के साथ सारे ब्रीफ फैक्ट्स, बैकग्राउंड देते हुए एंड में मेरा मानना है कि एक कंक्लूजन और सजेशन ज़रूर इम्पोर्टेंट है। जिससे थोड़ा सा देखने वाले को भी, अगर वो चेक करता है तो उसको नीचे कंक्लूजन, क्योंकि हमने स्कूल में भी सीखा था कि हाँ, जब एग्जाम करते हैं हम कुछ आंसर लिखते हैं, एक तो डायग्राम सुंदर सुंदर कुछ हो तो आप वो बना दीजिए, मेन चीजें अंडरलाइन कर अपना दीजिए। पॉइंट हाईलाइट करना चाहता है, कोई भी क्वेश्चन है, जो फैक्ट्स हैं वो हर एस्पिरेंट ने याद किए होंगे, तो सबने वो लिखा होगा। आपको जो लगता है कि आपका उस आंसर में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, आप उसे हाईलाइट करना चाहते हो, चाहे अंडरलाइन कर दो, उसे एक टैबुलर फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, ताकि आप अपना पॉइंट बताना चाहो, सीधा एग्जामिनर की नज़र उस पर पड़े, उसे लगे कि ठीक है, कुछ अच्छा प्रेजेंट किया है इस कैंडिडेट ने, तभी वो लाखों की भीड़ में आपको अलग करेगा। डेफिनेटली। आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट मेडिकल साइंस लिया था, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने में एस्पिरेंट्स क्या गलतियां कर देते हैं, और या फिर किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शनल सब्जेक्ट मोस्टली एस्पिरेंट्स जाते हैं जी कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तब नॉर्मली ट्रेंड्स में चल रहा था, मुझे कई लोगों ने सजेस्ट किया पब एड ले लो, सोशियोलॉजी ले लो, भी नॉर्मली स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, सबके 300 नंबर आ जाते हैं, आप उनमें ले लीजिए। उस केस में मुझे क्या लगा कि जिस एग्ज़ाम में सबके 300 नंबर आ रहे हैं, मेरी उसमें ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा नॉलेज है कि मैं वो 300 लेने वालों को क्रॉस कर पाऊंगी जब मैं ज़ीरो से शुरू करूंगी, जो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। तो जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मैंने पढ़ा है, मैंने 5 साल पढ़ा है, उसके बारे में मैं शायद कम टाइम में उतनी तैयारी कर लूँ कि मैं अपना उसमें बेस्ट दूंगी, तो मैं रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर पाऊंगी। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे लिए ये काम किया कि मेरे मेडिकल साइंस में ही ज़्यादा नंबर आए थे। तो आई थिंक अगेन, जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी कि इंडिविजुअली अपनी स्ट्रेंथ्स देखो, या जो सब्जेक्ट मैं सजेस्ट करती हूँ, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में पहले, या जो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जो आप बेटर पढ़ सकें, आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए, आपने 6 महीने या साल आगे वो सब्जेक्ट पढ़ना है, तो जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ ट्रेंड्स कह रहे हैं कि जी ये सब्जेक्ट ले लीजिए, स्कोरिंग है, उस पर मत जाइए, अपनी स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट को देखो। आपने बताया कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में ही आपने सबसे अच्छा स्कोर किया, तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का स्कोर होता है वो फाइनल रैंक पे इम्पैक्ट डालता है? रैंक पे इम्पैक्ट तो हर चीज़ का पड़ता है, इट हैज़ टू बी बैलेंस ऑफ एवरीवन। कहीं किसी का ज़्यादा आ जाता है, कहीं किसी का कम है, बट अल्टीमेटली तो सबका इम्पैक्ट है टुगेदर। जब आपने मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी, फिर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की, तो दोनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस थे, मतलब या फिर कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको मिली, या कुछ एडवांटेज मिला आपको मेडिकल बैकग्राउंड का? मेडिकल बैकग्राउंड का मुझे बहुत एडवांटेज मिला, क्योंकि मुझे ये था कि मेरा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑलरेडी था जो मेरी स्ट्रेंथ का था, तो दैट हेल्प्ड मी। दूसरा, आई थिंक जब हम मेडिकल की पढ़ाई के दौरान, इवन एग्ज़ाम के दौरान, जब मैंने मेडिकल का एग्ज़ाम दिया, वो पहले साल था जब पीएमटी का एग्ज़ाम रिटन हुआ था। उससे पहले हर साल सिर्फ
MCQs होते थे, बट वो पहली बार था जब वो भी 2 फेज़ में हुआ था, प्री और मेंस और रिटन हुआ था। तो आई थिंक तब भी मैंने रिटन एग्ज़ाम दिया था, अभी उसमें अपने आंसर राइटिंग एक्सप्रेशन जैसे मैंने तब किया था वही मैंने आगे डेवलप करने की कोशिश की। पूरी मेडिकल के दौरान मैंने वही स्ट्रैटेजी रखी एंड यूपीएससी एग्ज़ाम में भी वही किया, तो उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा रहा। थर्ड अटेम्प्ट में आपका यूपीएससी क्लियर हुआ था, तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स में आपने अपनी प्रिपरेशन को कैसे इवॉल्व किया, या फिर कौन सा स्ट्रेटेजिक इम्प्रूवमेंट था जो बहुत फ़ायदा किया जिसने? फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम तो मैंने एक एक्सपीरियंस लेने के लिए एग्ज़ाम दिया था। टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, बट हाँ सेकेंड अटेम्प्ट मेरा मेन अटेम्प्ट था जिसमें मेरा रेवेन्यू सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया था। तो उस टाइम पे मैंने सारा अपना टाइम डिवाइड करके सब्जेक्ट्स एनालाइज करके मैंने उनको पढ़ा, उन पे फोकस किया एंड थैंकफुली मेरा रेवेन्यू सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया था। तो उसके बाद जो थर्ड अटेम्प्ट था वो मेरा रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए था एंड जो सेकंड अटेम्प्ट के बाद मुझे पता था मेरी कमियां रह गई हैं, तो इस बार मैंने उन पे फोकस रखा था। अब इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में कहा जाता है कि नॉलेज से ज़्यादा पर्सनालिटी जज की जाती है, तो आपने इंटरव्यू के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर किया? बिल्कुल ठीक है। तो इंटरव्यू में आपका बेसिकली ओवरऑल जो है पर्सनालिटी, कैसे आप प्रेजेंट करते हैं खुद को, कोई भी सिचुएशन में कोई क्वेश्चन कर लिया, कैसे उसे हैंडल करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, वो है जो जज किया जाता है। तो इसीलिए 2 चीज़ें मुझे जितने लोगों से मैंने गाइडेंस ली, मेरे टीचर्स ने, सब ने समझाई कि एक तो झूठ मत मारना, ब्लफ मत करना। जो वहाँ लोग बैठे हैं उन्हें आपसे ज़्यादा उन्होंने दुनिया देखी है, उन्हें पता है। अगर कुछ नहीं आता फैक्ट तो कोई बात नहीं है, बता दो कि मुझे नहीं पता है। और कभी भी घबराना नहीं है, जो है आराम से सोच के जितना पता है उतना जवाब दो। तो मैंने ये 2 चीज़ें बिल्कुल फ़ॉलो की। जितना पता है, जो है आपका ओपिनियन पूछते हैं वो अपने व्यूज़ दो, तो उन्हें आराम से बताएं बिना डरे एंड कभी झूठ ना बोलें उसमें। आपको अपना इंटरव्यू वाला सेक्शन याद है, तो आप बताएं कि आपसे क्या क्या पूछा गया था और उस पर आपके क्या आंसर्स रहे? जैसे मुझसे कई सवाल नॉर्मली इंटरव्यू का आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड आपके फॉर्म को देख के सवाल पूछते हैं। तो मुझे एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग याद है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि उन दिनों एक टीवी पे एक सीरियल आता था बालिका वधू के नाम से, तो दैट वाज अबाउट चाइल्ड मैरिजेस। मुझसे उस बारे में सवाल किया कि उसमें आपका क्या ओपिनियन है, क्या होना चाहिए, कैसे आपका रूल रहेगा। तो अगर मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किताबी पढ़ के आदमी सीख सके। बेसिकली जो भी जनरल अफेयर्स या नॉर्मल चीज़ चल रही है उस पे वो आपको देखना चाहते हैं, आपको असेस करना चाहते हैं कि आप कोई सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, आपके व्यूज़ जज करना चाहते हैं। आपका बिहेवियर, आपके ओपिनियन हर सिचुएशन पे क्या होंगे बेसिकली वो। फर्स्ट रैंकर आप बनी, तो उसके बाद आपने यूपीएससी के स्ट्रक्चर में कोई मेन पॉइंट्स नोटिस किए जो एस्पिरेंट्स नहीं समझ पाते? अगर उन पॉइंट्स को, उन चीज़ों को अगर वो समझ ले तो उनके लिए यूपीएससी थोड़ा ईजी हो जाए। तभी मतलब मेरी ओवरऑल जो असेसमेंट थी और जो शायद मेरी स्ट्रैटेजी में मैंने अपनाई थी, दैट वाज कि आई कुड नेवर रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स। मतलब मैं अपने साथ जब तैयारी करते हुए कई एस्पिरेंट्स को मिलती थी या डिस्कशंस होते हैं, तो कईयों की नॉलेज मुझे लगा कि मुझसे कहीं ज़्यादा है, मुझे तो कई फैक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है। बट यूपीएससी आपके फैक्ट्स नहीं जज करती है, और आज की डेट में तो मैं कहूँगी शायद उसकी ज़रूरत और भी कम हो गई है, बिकॉज इस इंटरनेट एरा में सबके पास हर चीज़ असेसिबल है। तो आई थिंक यही इम्पॉर्टेंट है कि एनालिटिकल एबिलिटी, कैसे किसी सिचुएशन को समझना, हैंडल करना, वो इम्पॉर्टेंट है। हमें ये चीज़ समझ के फैक्ट से ज़्यादा अपनी वो थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है। एंड अल्टीमेटली ये एग्ज़ाम शायद इस चीज़ को इसलिए भी जज करता है क्योंकि बाद में ये रियलाइज़ होता है एज एडमिनिस्ट्रेटर हमारा काम है कि हम रोज़ की 50 तरह की सिचुएशंस डील करते हैं। तो आई थिंक किसी ना किसी तरह ये यूपीएससी हमें उस चीज़ को हैंडल करने की तैयारी करवाती है। जब आपका यूपीएससी क्लियर हुआ, आपको फिर आईएएस एलोकेट हुआ, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग हुई, और कहा जाता है कि आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा हार्श होती है। तो एज ए फीमेल मतलब एक लड़की के लिए कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है वो ट्रेनिंग? ये चैलेंजिंग भी है एंड इंटरेस्टिंग भी है। आई विल से कि इस ट्रेनिंग
दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माय लाइफ। मैंने बहुत एंजॉय किया। जितना एक्सपोजर मिलता है, जो फैसिलिटीज़ हैं, चैलेंजिंग है कि आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी में पहाड़ों में रोज़ सुबह 5 बजे मॉर्निंग एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज़ एंड यूजुअली प्रिपरेशन के टाइम हम ये सब फिज़िकल एक्टिविटीज़ सबसे दूर हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं दिस वाज़ अ वेरी गुड टाइम कि एक ओवरऑल बैलेंस सिखाया इस ट्रेनिंग ने कि कैसे लाइफ में अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़, हेल्थ पे, हर चीज़ पे बैलेंस करते हुए अपने काम की तरफ ध्यान देना है। एंड जो एक्सपोज़र मिलता है, दूसरे स्टेट्स के लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, जो एक व्यू बनता है, आई थिंक दैट इज़ अनमैचेबल। तो येस, ये चैलेंजिंग है एंड प्रोबेबली आईपीएस की तो और ज़्यादा चैलेंजिंग है बिकॉज़ उनका वर्क प्रोफाइल उस तरह से है। बट ये हमें तैयार करती है आगे की पूरी लाइफ के लिए, पूरे करियर के लिए। नॉट सिर्फ करियर बट इवन पर्सनल लाइफ में अगर हम वो चीज़ें अपनाएं तो इट हेल्प्स टू मेंटेन दैट बैलेंस। आपने बताया कि आपने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया आपने उस ट्रेनिंग पीरियड को मसूरी में। तो लबासना जो है स्टूडेंट्स का जो है ड्रीम प्लेस भी होता है, तो क्या आपने भी पहले से ऐसा कुछ सोचा था? नहीं, टू बी ऑनेस्ट नहीं। टू बी ऑनेस्ट नहीं, बट हाँ, जब वो स्टेज आई उस लेवल पे, देन आई डेफिनेटली एन्जॉयड अ लॉट। मेरा आई थिंक पहला एक्सपोजर था माउंटेन्स में इस तरह से रहने का। पहाड़ों की लाइफ ही बहुत अलग होती है, वहाँ पे जो रहते हैं और हम किस तरह से उस लुक को अडेप्ट कर लेते हैं एंड इवेंचुअली वो इतनी अच्छी लगने लग जाती है कि शायद कहीं ना कहीं वी मिस दैट। लबासना हमारा एक एल्बम मैटर बन जाता है। मैं भी रिसेंटली दोबारा 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए गई थी, इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए, एंड एक्चुअली दैट मेड मी रियलाइज़ कि मैं कितनी चीज़ें भूल चुकी थी एंड देर आर थिंग्स विच आई शुड थिंग्स और हैबिट्स विच आई शुड डेवलप एंड फॉलो इन माई डेली लाइफ। नॉस्टैल्जिया फील हुआ होगा वापस से वहाँ पे जाके। बिल्कुल। तो जो एस्पिरेंट्स हैं जो अभी लबासना के सपने देखते हैं, उनको आप लबासना के बारे में क्या बताना चाहेंगे जिससे उन और थोड़ी मोटिवेशन उनको मिले, क्योंकि आप वहाँ रहकर आ चुकी हैं और बहुत से एस्पिरेंट्स का वो सपना है वहाँ पे जाना। It's a wonderful place to be and yes, but it's just the starting of your life. तो एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, वो 2 साल की जर्नी लबासना में, दैट्स एन अमेजिंग जर्नी, बट दैट इज़ ओनली द बिगिनिंग ऑफ योर करियर्स। वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी अगली 30 साल की, 35 साल की लाइफ का, करियर का। सो यस, मैं एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि अपना बेस्ट दीजिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करिए एंड उसके बेसिस पे अपनी पूरी मेहनत दीजिए। आई थिंक आप अपनी पूरी मेहनत देंगे, आगे जो बेस्ट रिजल्ट होगा, जो आप किया है, उस हिसाब से जो आपके लिए होगा वो अच्छा ही होगा। काफ़ी सारी फन एक्टिविटीज़ भी होती है लबासना में ट्रेनिंग के दौरान। बिल्कुल। सो हमारा कई तरह का एक्सपोजर होता है, मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत एक्सपोजर होता है, फिज़िकल एक्टिविटीज़, देन कई चीज़ें होती हैं, इंडिया डे सेलिब्रेशन जिसमें कल्चरल एक्सपोजर होता है डिफरेंट स्टेट्स के कल्चर को। देर आर रूरल विजिट्स, कई लोग जो उस बैकग्राउंड से नहीं हैं, उन्हें एक भारत के गांव में जाके रहने का, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। पहाड़ों में ट्रैक का एक्सपोजर होता है एंड देन देर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भारत दर्शन, जिसमें कंट्री के अलग अलग कल्चर्स में जाके उन्हें एक्सपीरियंस करने का, उन्हें समझने का, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल को समझने का एक्सपीरियंस मिलता है। तो इन सब चीज़ों के अलावा देर आर अटैचमेंट्स विद आर्म्ड फोर्सेस एंड इंटर सर्विस अटैचमेंट्स। सो आई थिंक ये हमें प्रिपेयर करता है पूरी लाइफ को एडमिनिस्ट्रेटिव नुएंसेस को समझने के लिए एंड डिफरेंट चैलेंजेस को मीट करने के लिए। हमने चैलेंजेस की बात की कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है ये ट्रेनिंग। तो लड़कियों को लड़कों के कंपैरेटिवली कोई रिलैक्सेशन मिलता है ट्रेनिंग में, या फिर कोई बायसनेस नहीं होती है, एकदम नॉर्मल कॉमन रहता है सब कुछ? जहाँ पे अगर कोई फिजिकल डिफरेंस एक्चुअली है कैपेबिलिटी में, हम लोग लड़कियों होके हम क्लेम करते हैं कि हम किसी से पीछे नहीं है, तो क्यों हम वहाँ स्पेशल रिलैक्सेशन मांगे। हाँ, जहाँ अगर कोई फिजिकल कैपेबिलिटी या साइंटिफिकली ही है लिमिटेशंस, ऑब्वियसली वो इनकॉर्पोरेट की जाती हैं, बट अदरवाइज जब हम बराबरी का हक मांगते हैं तो क्यों स्पेशल रिलैक्सेशंस मांगनी है। आपको सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा लगा ट्रेनिंग का? मुझे ट्रेनिंग का टफेस्ट पार्ट, it will be difficult to say. मे बी वो लाइफ को एडजस्ट करना,
रोज़ की सुबह की वो उठ के आदत बनाना, फिज़िकल एक्सरसाइज, पीटी, शायद मैं उसे टफेस्ट मानूँगी, लेकिन उस टाइम वो टफ लगता था। आज की डेट में लगता है कि हाँ, वो बहुत ज़रूरी था, उससे एक वो आदत बनी। तो बाद में उसकी इम्पोर्टेंस और वैल्यू रियलाइज़ होती है। कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगी लबासना कि जो अभी तक आपको याद हो और लगता है आपको हमेशा वो आपको याद रहने वाली है, कि बहुत अच्छा कोई टाइम पीरियड रहा हो, कोई फ्रेंड की कोई मेमोरी हो? बहुत सारे, मतलब जो वहाँ पे फ्रेंडशिप्स बनी है, नए लोगों से मुलाकात हुई, आज भी कभी कहीं भी हो, किसी से बात करनी हो तो हमेशा ये होता है हाँ, ये मेरा बैचमेट है, एक फ़ोन की दूरी पे है, मैंने एक फ़ोन उठाया, मैं अपने बैचमेट से बात कर सकती हूँ। तो बहुत फ्रेंडशिप्स बनी एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस, आई विल से एवरीथिंग। हरियाणा की यमुनानगर की आप रहने वाली हैं, फिर आपका सर्विस में आने के बाद पंजाब कैडर आपको अलॉट हुआ, तो अब तब से आप पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पदों पर काम कर रही हैं, तो कितना अलग लगा हरियाणा से पंजाब? बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब हरियाणा पंजाब से ही बना था। पहले तो ये एक ही स्टेट था कुछ साल पहले। सो आई विल से कई चीज़ों में कल्चरली एंड इवन जो नेचर की देन है, मतलब नदर्न प्लेन्स में आते हैं, दोनों ही स्टेट्स एग्रेरियन बैकग्राउंड से हैं, कल्चरली कई चीज़ें मिलती हैं। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ, हर जगह की अपने कुछ इश्यूज होते हैं, लोकल पॉइंट्स होते हैं, वो डिफरेंस है। एंड उसे इस सर्विस में एक हम चैलेंज की तरह, एक नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरह लेते हैं। हरियाणवी लड़कियों को अक्सर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है और उनकी बोली ऐसी होती है कि कोई भी फालतू बोलने से पहले उनसे 10 बार सोचेगा कि हाँ, पता नहीं कैसे क्या बोल दें। तो क्या आप भी वही ठेठ हरियाणवी लड़की हैं, या कभी ऐसा हुआ है ऑन ड्यूटी कि कभी गुस्से में किसी को हरियाणवी में ही कुछ सुना दिया हो, या फिर पंजाबी पूरी तरह से अब रम चुकी है? नहीं, एक्चुअली मुझे हरियाणवी उतनी अच्छी नहीं आती है, मैं पंजाबी बेटर बोल सकती हूँ। सो आई थिंक उसका कारण ये भी है कि मैं यमुनानगर से हूँ, तो ये वाला पार्ट ऑफ हरियाणा उतना ठेठ हरियाणा नहीं माना जाता वहाँ पे है। पंजाबी लोग काफ़ी पंजाबी रहते हैं। कल्चर्स बहुत हैं। मेरे पेरेंट्स पंजाब बैकग्राउंड से हैं, वो पंजाबी हैं ओरिजिनली। तो आई थिंक मैंने अपनी फैमिली में ज़्यादा पंजाबी कल्चर ही देखा था। तो मेरे लिए एक तरह का होम कमिंग था, मैं कहूँगी कि वापस से बैक टू द रूट्स वाली बात थी। तो मतलब आप वो ठेठ हरियाणवी लड़कियों में से नहीं है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली नहीं। पंजाब में अभी तक आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे पदों पे काम कर चुके हैं, चाहे वो एडीसी हो, डीसी हो। तो शुरुआत से हम जानना चाहेंगे आपकी पहली पोस्टिंग से अभी तक की आपकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही, किन किन पदों पर आपने काम किया? शुरुआत से पहली पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद जो होती है वो एसटीएम के तौर पे होती है। मैंने रायकोट में मैं एसटीएम रही, ये लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद एज एडीसी मेरा मैक्सिमम टाइम बठिंडा में निकला। मैं करीब 2 साल बठिंडा में रही। बीच में कुछ कुछ छोटे छोटे 2-3 महीने की पोस्टिंग्स और भी थी, पर मैंने 2 साल बतौर एडीसी बठिंडा में काम किया। उसके बाद कुछ समय 1 साल मैंने एज एडीसी लुधियाना में काम किया। देन मैं जलंधर में थी कुछ टाइम, एंड उसके बाद मैं डीसी बन के मैंने नवा शहर ज्वाइन किया। एंड उसके बाद मैं कुछ समय पठानकोट में कॉरपोरेशन में तैनात थी। देन मैं वापस लुधियाना में कॉरपोरेशन में तैनात थी, और उसके बाद अब मैं हेडक्वार्टर्स पे चंडीगढ़ में हूँ। तो आपने अभी तक की सर्विस में मतलब कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स या इनिशिएटिव्स पे काम किया जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, जिससे आपको लगा हो कि बड़ी संख्या पे इससे लोगों पे इम्पैक्ट पड़ा, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिली हो? मुझे लुधियाना में जैसे कॉरपोरेशन में कई चीज़ों पे काम करने का मौका मिला। स्पेशली मैं स्मार्ट सिटी में सीईओ के तौर पे भी वहाँ तैनात थी। तो उस टाइम पे मैंने वेस्ट रेमेडिएशन पे, बायो रेमेडिएशन पे, जो कूड़े के ढेर हैं उन प्रोजेक्ट्स पे हमने काम करना शुरू किया। पुराने कूड़े को प्रोसेस करके उसे यूज़फुल चीज़ें बनाना, उसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं। उसके अलावा एनएचएआई के प्रोजेक्ट्स थे। एक सड़क नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट था, बहुत टाइम से बनी हुई थी, उसमें बीच में एक 300 मीटर के स्ट्रेच रुके होने के कारण पूरा हाईवे रुका पड़ा था। वो मैंने पूरा कराया नवा शहर में बतौर डीसी। तो आई थिंक कई चीज़ें हैं, अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, बट ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिला जो शायद हमेशा याद रहेंगे। नवा शहर की आपने बात की, तो जब आपने नवा शहर में डीसी के तौर पर आपने चार्ज लिया था, तो कोविड-19 की सिचुएशन थी। तो उस टाइम पे कैसे आपने सब चीज़ें मैनेज की? क्योंकि उस समय पे खुद को ही सेफ रखना एक बड़ा चैलेंज था, और इस ऐसे समय पे आपके ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी थी। तो क्या चैलेंजेस रहे और कैसे उन सबको डील किया? डेफिनेटली, मतलब जब मैं कोविड के टाइम पे नवा शहर में मैंने ज्वाइन किया,
वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था एंड समहाउ सिचुएशन ऐसी थी कि किसी को भी नहीं पता था हाउ टू हैंडल इट। रोज़ डिस्कशंस होती थी, हर लेवल पे होती थी, रोज़ नई चीज़ें आती थी। उस टाइम पे शायद मैं कहूँगी कि मेरी मेडिकल बैकग्राउंड से होना मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। So, being a doctor, I could understand the situation. I handled it after talking with all the doctors. हमने सबके साथ लिया, स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस की, सबके साथ सिचुएशन असेस की कि कैसे हम बेस्ट सिचुएशन के लिए बेस्ट प्रिपेयर्ड रहें। तो जो जो रिक्वायरमेंट्स थी हमने सारे हॉस्पिटल्स को फुली इक्विप्ड किया। सारा कुछ करते हुए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज कि अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन रखना। यस, वो इम्पॉर्टेंट था। इनफैक्ट मुझसे लोग उस टाइम पूछते थे, मैंने ज्वाइन किया था, मेरी बेटी 1 साल की थी उस टाइम, कि आप कैसे करते हो, फिर आपको डर नहीं लगता है कि बच्चे को आप इन्फेक्ट कर दोगे। बट यस, था कि बीइंग अ डॉक्टर, डॉक्टर्स भी तो काम कर रहे हैं। अगर मैं जिस सर्विस में नहीं आती, मैं डॉक्टरी में होती तो भी मैं काम कर रही होती। तो अब उस टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस इसने बहुत हेल्प की एंड हमने मिल के एक टीम की तरह सबके साथ मिल के काम किया एंड आई थिंक हमारा बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे थे। वी वर वेल प्रिपेयर्ड। पेंडेमिक वाला वो समय मेरे को लगता है सभी ऑफिसर्स के लिए एक चैलेंजिंग फेस में से रहा होगा। तो कभी कोई मोमेंट ऐसा रहा जब आपको लगा हो कि ऐसा रियलाइज़ हुआ हो कि वाक़ई एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है ये? हाँ, डेफ़िनेटली, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि रोज़ ही नए केसेस आते थे, रोज़ नए इश्यूज़ आते थे, हर तरह की चीज़ें, सारे रिसोर्सेज़ इक्विप करना, सारा कुछ रेडी रखना एंड इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करना। तो हमने सारे अपने हॉस्पिटल्स को हर तरह के केसेस के लिए प्रिपेयर किया। कई बार हमारे केसेस आए कि जी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो इफ़ेक्टेड हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना। तो हमने सब हॉस्पिटल्स के साथ मिलके इसे हैंडल किया। एक फ़ीमेल के तौर पर एक लेडी ऑफिसर के तौर पर क्या एक्स्ट्रा चैलेंजेस या एडवांटेजेस एडमिनिस्ट्रेटिव में रहते हैं? एक लेडी ऑफिसर के तौर पे आई विल से कि एक बार आपको अपनी बाउंड्रीज़ का भी ध्यान रखना होता है। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि उन बाउंड्रीज़ में रहते हुए आप कैसे इम्पोर्टेंट चीज़ और इम्पोर्टेंट मैसेज आप कम्युनिकेट कर सकें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि लूज़ टॉक या अननेसेसरी टॉक, उससे बचना ज़रूरी है। somehow the society is such कि rumors इतने जल्दी फैलते हैं, तो how to handle those, how to avoid those। and एक चीज़ ये, सेकंड मैं कहूँगी कहीं ना कहीं शायद एक फीमेल, हम जितना मर्जी कह लें कि फीमेल आगे आई है, काम कर रही है, बट कहीं ना कहीं एक वो मदरहुड के साथ बैलेंस बना के रखना, फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ, वो शायद एक कहीं ना कहीं चैलेंज होता है। बट इवेंचुअली यस, हम उसे मैनेज करना सीख जाते हैं। एवरीवन हु इज़ वर्किंग। वही वाली बात कहा जाता है कि अब जैसे इक्वालिटी वाली बहुत सब बात करते हैं कि सब बराबर है, लेकिन आज भी वैसा नहीं है। ये सबको अग्री करना पड़ेगा इस बात पे, क्योंकि कुछ भी हो लेकिन लड़कों का रहता ही है कि हाँ वो लड़के हैं, मतलब हर टाइम लिमिट उनके ऊपर कुछ नहीं होती है, वो सब चीज़ें लेकिन लड़कियों को फेस करनी पड़ती है। और लड़कियाँ किसी भी पोस्ट पर हो, एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और फैमिली मेम्बर्स की एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप एक माँ भी हैं, एक वाइफ भी हैं, तो एक आईएएस होते हुए उस लाइफ को आप कैसे मैनेज करती हैं? ये कि आईएएस माँ होना एक नॉर्मल माँ से किस तरह से अलग बना करता है आपको? आई थिंक माँ तो माँ ही है, चाहे वो आईएएस हो चाहे कोई भी हो। माँ का रोल तो कोई भी compete नहीं कर सकता। वो तो हर औरत जो वर्किंग है या इवन जो वर्किंग नहीं है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। बट मैं कहूँगी कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है एंड उनके सपोर्ट के कारण ही शायद मैं बिना अपनी एक जिम्मेवारी को छोड़े दूसरे काम भी कर पा रही हूँ। उसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। तो मदरहुड को बैलेंस करते हुए माँ की ड्यूटी के साथ साथ दूसरे काम करना, वो इनफैक्ट सिर्फ मदरहुड ही नहीं, आजकल मैं कलीग से बात करती हूँ तो फादर्स को भी होता है कि हम भी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सो कमियां हैं, बट ये सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है जो मैं देख रही हूँ। मेरी जितने लोगों से, कईयों से इंटरेक्शन होती है, कई फादर्स भी इक्वली इन्वॉल्व्ड हैं,
पेरेंट्स बच्चों की अपब्रिंगिंग में, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव चेंज। अगर ये होगा तो हम एक्चुअली उस इक्वालिटी के उस लेवल पे पहुंच सकेंगे कि जहां ये मेल फीमेल का डिफरेंस मिनिमाइज हो सकेगा। खत्म तो नहीं हो सकता। खत्म तो नहीं हो सकता, नेचर ने ऐसा बनाया है कि कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ एक फीमेल कर सकती है, बट उस डिफरेंस को मिनिमाइज किया जा सकता है। क्या इंडिया में विमेन सेफ है? ये हमेशा से एक बहुत बड़ा सवाल रहा है और आज भी रोज़ाना बहुत सारे मामले आपको सुनने को मिल जाएंगे, बहुत सारी खबरें आपको सुनने को मिल जाएंगी अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगहों से। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप एक महिला ऑफिसर हैं, एक सशक्त महिला के रूप में आपको देखा जाता है, तो आपको क्या लगता है किस तरह से लड़कियों को सेफ रखा जा सकता है, या फिर कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो सरकार को लेने चाहिए? डेफिनेटली, मतलब सरकार बहुत कुछ कर रही है, बट आई विल नॉट से कि इसमें हो चुका और बहुत सेफ है। दिस हैज़ टू बी डन, बट इसमें मैं कहूँगी सरकार से ज़्यादा हम सबका रोल है। मतलब ये एक सोसाइटल इशू है, सिर्फ सरकार का भी रोल है, बट एज अ सोसाइटी एट लार्ज हमें सबको समझना होगा। जो भी लेडीज़ हैं वो किसी ना किसी फैमिली में किसी ना किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। तो इफ़ एवरी वन ऑफ अस इन द सोसाइटी रियलाइज दिस, एंड हम अपनी फैमिलीज़ में, अपने बच्चों में, अपनी जनरेशन में, एंड नॉट जस्ट फॉर फीमेल्स, आजकल जो है एजुकेट योर सन्स हाउ टू बिहेव, हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल, वी हैव टू इनकलकेट दैट इन आर सोसाइटी, इन आर सोसाइटल अपब्रिंगिंग एज अ होल। तभी ये हम कह सकते हैं कि सोसाइटी पूरी तरह विमेन के लिए सेफ है। अगर हम वो इक्वालिटी एक्चुअली चाहते हैं तो गवर्नमेंट के साथ साथ सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। मतलब सिर्फ लड़कियों को ना सिखा के लड़कों को भी उतना ही सिखाया जाए, तभी ये चीज़ें बदल पाएंगी। बिल्कुल। आप एक महिला ऑफिसर हैं, आईएएस हैं, तो एक महिला आईएएस होने के नाते आपने अभी तक मतलब कौन से ऐसे विमेन के लिए कुछ स्टेप्स लिए हों, उसके बारे में आप बताएं। लकीली मैं विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, तो मुझे एक्सपोजर है। हमने इसमें जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वन स्टॉप सेंटर्स हमारे चलते हैं, हमारी विमेन हेल्पलाइन हमने ऑपरेशनल की है, पिछले 1 साल में मेरे टेन्योर में ऑपरेशनल की है, जिसमें कोई भी लेडी किसी भी टाइम 24/7 हेल्पलाइन है, कॉल करके कोई भी तरह की हेल्प, चाहे इमरजेंसी हो चाहे नॉन इमरजेंसी है, वो ले सकती है। अनदर थिंग, एक नया इनिशिएटिव हमने पंजाब में लिया है। हमने एक वर्किंग विमेन हॉस्टल्स की कंस्ट्रक्शन शुरू की है। 5 वर्किंग विमेन हॉस्टल्स पंजाब में बना रहे हैं फॉर वर्किंग विमेन ऑफ वेरियस लेवल्स, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे, जहाँ पे औरतें आके रह सकती हैं, जो अपने घरों से बाहर कहीं काम कर रही हैं। कई बार होता है कि मैं वहाँ जाके कहाँ रहूँगी। तो आई थिंक दीज आर फ्यू स्टेप्स, एंड धीरे धीरे और भी कई स्कीम्स हैं जिनमें हमारे कई प्रपोजल्स आ रहे हैं। स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हुए महिलाओं और बच्चों के लिए आपको पंजाब में सबसे बड़े क्या सोशल चैलेंजेस नज़र आए? महिलाओं के लिए जो मुझे एक सबसे बड़ा चैलेंज लगता है कि उन्हें अपनी कैपेबिलिटी रियलाइज़ कराना एंड टू इनकलकेट दैट सोसाइटल सेंस, वो इम्पोर्टेंस जो है, तो वो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कई जगह पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन बढ़ी है। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी डेवलप्ड। और जहाँ तक बच्चों की बात है, एक जो प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है, विच आई थिंक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इज़ जो प्री स्कूल बच्चों की पढ़ाई है, प्री स्कूल बच्चों की न्यूट्रिशन और पढ़ाई। नॉर्मली हम पढ़ाई एजुकेशन शुरू करते हैं जी, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल्स पे फोकस होता है, बट स्कूल्स में फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम शुरू होती है 6 साल के बाद, एंड मोर देन 90% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट 6 साल तक हो चुकी होती है। अगर हमें अपनी आगे वाली जनरेशन को आगे लेके जाना है, तो हमें बच्चों के बर्थ से लेके पहले 6 साल तक के कि हम क्या उन्हें दे रहे हैं, क्या हम उन्हें न्यूट्रिशन दे रहे हैं, कैसे उनके साथ डील कर रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जिस पे हम बहुत काम कर रहे हैं। एंड हमने आज की डेट में 2 लाख से ज़्यादा पेरेंट्स को इसमें जोड़ लिया है, जो हम 3 साल के बच्चों को जिनकी पढ़ाई पे हम उन्हें इस तरफ फोकस करवा रहे हैं, और हम इसे आगे एक्सपैंड करेंगे।
जैसे कि आपने भी कुछ प्रोजेक्ट बताए और ऐसी सरकार की तरफ से बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनकी अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से जो ज़रूरतमंद हैं उन तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती, जिनके लिए वो बनाई गई हैं वो चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पाती। तो अवेयरनेस के लिए आपको क्या लगता है, क्या स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं जिससे हर ज़रूरतमंद तक उस स्कीम का जो है फ़ायदा पहुँच सके? अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलती रहेगी एंड पैरेलली कई लेवल्स पे चलती भी है। हम मीडिया का भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वी ट्राई टू कनेक्ट विद प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और आजकल सबसे इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया भी हम यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा मैसेज हर ग्रुप तक, सब तक पहुंच सके। एंड इन एडिशन टू मीडिया वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन आर इनफॉर्मल नेटवर्क्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ नेटवर्क्स। हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, हमारी लेडी वर्कर्स होती हैं जो हर गांव में, हर जगह अवेलेबल हैं, हर विलेज में हैं। तो हम उनके थ्रू भी डोर टू डोर भी मैसेजिंग एंड अवेयरनेस करने की कोशिश करते हैं। हमारे कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स होते हैं, हर महीने हर गांव में होना होता है। तो इम्प्रूवमेंट है, हम 2 लाख पेरेंट्स को ऑलरेडी रीच कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है धीरे धीरे हम इसे और एक्सपैंड करेंगे। अगर आपको पंजाब में वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर को लेकर कोई एक रिफॉर्म लागू करना हो जिसमें आपको सोचना ना पड़े और आपको मौका मिले कि हाँ आप इसको लागू कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट इमीडिएटली मैं ही अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, इस पे काम करना चाहेंगे, और इस पे हमने ऑलरेडी शुरू किया हुआ है, हम इसे ही और आगे लेके जाएंगे। तो अभी आप जिस सेक्टर में हैं इसमें अगले 5 से 10 सालों में आप क्या बदलाव देखना चाहती हैं, या फिर आपका क्या रोड मैप है? आई थिंक ये सेक्टर में बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि ये एक डेवलपिंग सेक्टर है जिसकी इम्पोर्टेंस और जिसका स्कोप अनमैचेबल है। जब हम महिलाओं को कवर करते हैं, हमने 50% पॉपुलेशन को कवर कर लिया। जब हमने बच्चों को केटर किया, हमने 10% और पॉपुलेशन को केटर किया। तो मोर देन 60-70% पॉपुलेशन को हम केटर कर रहे हैं। तो ये एक डेवलपिंग सेक्टर है जिसमें आगे बहुत चीज़ें आ रही हैं। कई गवर्नमेंट की नई स्कीम्स आ रही हैं, कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें हमारे साथ इन्वॉल्व हो गई हैं, जुड़ रही हैं। एंड आई थिंक इसमें बहुत काम होने वाला है अगले 10 साल में। अब मेरे सवाल जो है थोड़े से इनसे हटके हैं। जैसे कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि सेम प्रोफेशन में शादी का, कि डॉक्टर हैं तो डॉक्टर से शादी करेंगे, आईएएस है तो आईएएस से शादी करेंगे, और बहुत सारे ऐसे कपल्स हमने देखे हैं। उनमें से आप भी एक हैं, आप भी आईएएस हैं और आपके जो हस्बैंड है वो भी पंजाब कैडर से ही आईएएस ऑफिसर हैं। तो क्या आपने भी ऐसा कुछ पहले से सोचा हुआ था कि हाँ सेम प्रोफेशन में शादी करना है? नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले से सोचा हुआ था। आई थिंक वो एक बाइक कोइंसिडेंस की बात होती है, या एक उस प्रोफेशन में होने के कारण आपका एक्सपोजर, आपकी इंटरैक्शन शायद लिमिटेड हो जाती है। एंड कहीं ना कहीं सेम प्रोफेशन में अगर आपका पार्टनर हो तो एक अंडरस्टैंडिंग, एक कंपैटिबिलिटी, एक माइंडसेट वो ज़्यादा इजीली मैच हो जाता है। तो आई थिंक वो एक कारण होगा जो इसके पीछे रहा होगा, जो जनरली सोसाइटी में भी है। एंड शायद मेरे केस में भी यही हुआ था। तो आप दोनों का कैसे मिलना हुआ, क्योंकि आप दोनों ही सेम बैच से भी हैं, आप भी 2012 बैच के हैं और सर भी 2012 बैच के हैं। तो क्या ट्रेनिंग के दौरान मिलना हुआ? क्योंकि अक्सर लबासना से भी बहुत सारी नई कहानियों की शुरुआत होती है। तो ट्रेनिंग के दौरान मिलना हुआ, बातचीत होने लगी। देन हम पंजाब काडर में थे और मुलाकात हुई, बात हुई। देन हमारे पेरेंट्स आपस में मिले एंड जैसे सबको उनको ठीक लगा तो ये फाइनल हो गया। मतलब आपकी भी जर्नी वहीं से शुरू हुई, आपकी भी उन्हीं नई कहानियों में से आपकी भी एक कहानी रही। आप कह सकते हैं। जी, अभी तक की लाइफ जो है आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रही, मतलब जो चाहा वो अचीव किया, हमेशा से टॉपर रही हैं सब कुछ। तो अब आगे क्या गोल है लाइफ में, क्या पर्पस है आगे? मैंने हमेशा अपना पर्पज़ हमेशा स्टेप बाय स्टेप बांटा है। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं 20 साल बाद कहाँ पे रहूँगी। तो अभी तो मेरा आगे का यही गोल है कि मैं जहाँ भी पोस्टेड हूँ, जिस डिपार्टमेंट में भी सर्व कर रही हूँ, वहाँ पे अपना बेस्ट करना है। कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिस पर्पज़ के लिए हम आए हैं इस सर्विस में, कि जहाँ लोगों को बेस्ट दे सकें, कुछ लोगों की मदद कर सकें। सो डिपार्टमेंट, आजकल मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं, हम इन पे मेहनत कर रहे हैं। एंड इनके अलावा जो बाकी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, हमेशा कोशिश है कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाई जाए। एंड आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि जहाँ भी सर्व करो, जब भी जिस भी डिपार्टमेंट में, वहाँ अपना बेस्ट दे के लोगों के लिए काम करना है। लोग हमेशा याद रखें ताकि। ये तो कोशिश है, पर अपनी तरफ से हम अपना बेस्ट दें।
ओके, अब हमारा लास्ट राउंड है रैपिड फायर राउंड। ओके। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? नाइट आउल। लेट तक जागते हैं आप? बिल्कुल। यू प्रेफर फ़ोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस? टेक्स्ट मैसेजेस। हरियाणा और पंजाब? पंजाब। फेवरेट डिश? दाल रोटी। ओके, पंजाब की कोई फेवरेट डिश हो? साग, सरसों का साग, मक्की की रोटी। ओके, फेवरेट पर्सन? फेवरेट माय मदर। वन थिंग यू कांट लिव विदाउट? माय किड्स। यूपीएससी ओवर ग्लोरीफाइड और जेन्युइनली वर्थ इट? जेन्युइनली वर्थ इट। एक क्वालिटी जो हर टॉपर में कॉमन होती है? थिंक डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। अगर यूपीएससी एस्पिरेंट होते आज, तो क्या जो यूट्यूब पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको फॉलो करते या फिर सेल्फ स्टडी करते? आई थिंक मैं गाइडेंस ज़रूर ले लेती, बट अल्टीमेटली जो सेल्फ स्टडी है, आई थिंक दैट इज़ अनमैचेबल। लास्ट वन, व्हाट इज़ योर फेवरेट डेस्टिनेशन? लद्दाख। अब आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबको यही एडवाइस देना चाहूँगी, एक मैसेज अगर मैं दूँगी कि बिलीव इन योरसेल्फ, एंड आप जिस भी फील्ड में हैं, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करिए, अपना आपके इंटरेस्ट खुद सोचिए, आप क्या करना चाहते हैं उस बारे में सोचिए, एंड उसमें अपना मेहनत से अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए। बाकी जो भी होगा आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा हुआ होगा, एंड आई थिंक इफ़ यू पुट इन योर बेस्ट देन थिंग्स विल समहाउ वर्क आउट फॉर यू। थैंक यू सो मच मैम, अपने बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। तो ये थी हमारे साथ आईएएस शीना अग्रवाल जी, जिनसे बहुत सारी बातें हमने की प्रिपरेशन को लेकर भी, जो कि एस्पिरेंट्स को मदद करेगा, और भी उनकी जर्नी के बारे में भी काफ़ी कुछ हमने जाना। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि हमें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मैम से बात करके। तो अभी के लिए केवल इतना ही, जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद। So I had lots of fun doing this podcast, and Evoke India की entire team is very professional. बहुत अच्छे टाइम, बहुत मेहनत की है इन्होंने, सबने मिलके बहुत अच्छा सेटअप किया, and it was very relaxing and comfortable to talk to you. And please do like and subscribe the channel Evoke India.